आज की वीडियो का टॉपिक है सिमेंटिक्स। आज सिमेंटिक्स के ये सब माइनर और मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सिमेंटिक फीचर्स, सिमेंटिक रोल्स एंड लेक्सिकल रिलेशंस एंड इट्स टाइप्स। सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स के मीनिंग्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं उसकी स्टडी को सिमेंटिक्स कहते हैं। एंड द मेन गोल ऑफ सिमेंटिक्स इज टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इनकोड्स एंड डीकोड्स मीनिंग विदाउट रिलाइंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। प्रैग्मेटिक्स के अंदर ना मीनिंग को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्टडी किया जाता है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट, इसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो है। आई विल एम्बेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक दैट लिंक। तो प्रैग्मेटिक्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग को स्टडी किया जाता है, बट सिमेंटिक्स के अंदर मीनिंग को डिस्कस किया जाता है विदाउट रिलाइंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मीनिंग्स मेनली दो तरह के होते हैं, रेफरेंशियल मीनिंग्स और एसोसिएटिव मीनिंग्स। रेफरेंशियल को हम लोग डिनोटेटिव मीनिंग्स भी कहते हैं, एंड दीज आर द लिटरल मीनिंग्स और यू कैन से द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड। और जो कॉनोटेशन है, दीज आर द इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन दैट अ वर्ड कैरीज। किसी भी लिटरल मीनिंग के अलावा किसी वर्ड के साथ जो भी एसोसिएशन होती है लोगों की, इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी कल्चरल, एंड दीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और कल्चर टू कल्चर। लेट्स सपोज इफ आई से अ वर्ड स्नेक, अब उसका जो लिटरल मीनिंग है और जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या होगा, दैट इट इज अ लेगलेस कार्निवोरस रेप्टाइल। बट अगर उसका हम लोग एसोसिएटिव मीनिंग देखें तो इट कैन वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। जनरली हम लोग स्नेक को एसोसिएट करते हैं डेंजर के साथ, डिसीट के साथ, इविल के साथ। तो लाइक हमारा एक इडियम भी है ना, आस्तीन में छुपा सांप। सो क्या है, हम लोग उसको बेट्रायल के साथ और अनट्रस्ट वर्दीनेस के साथ एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिमेंटिक्स, लेक्सिकल सिमेंटिक, कंपोजिशनल सिमेंटिक्स एंड ट्रूथ कंडीशनल सिमेंटिक्स। ये लेक्सिकल सिमेंटिक्स इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग को स्टडी करना, मतलब एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे जाके मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगी। अभी इस पॉइंट को आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिशनल सिमेंटिक्स, दैट हाउ मीनिंग्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मीनिंग्स। फॉर इंस्टेंस, द कैट सैट ऑन द मैट। अब अगर हम लोग इन वर्ड्स को इंडिविजुअली देखें तो ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे, बट when you will combine them they will form a structure, they will form a complete sentence, and then they will give you the proper sense. Like the cat refers to the specific animal, sat means the action of sitting, and on the mat refers to the location. So this is how compositional semantics says that words combine with each other to form larger meanings. Truth conditional semantics, that is concerned that whether a statement or a sentence can be evaluated as true or false. For example, the sentence is it is raining in the Paris. Now this sentence only will be truth conditional when it is in the real world it is really raining in the Paris. Otherwise it would be false. Okay, sense and reference. Sense is the conceptual meaning and reference is the real word entity. सेंस आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई भी आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है किसी भी टर्म की, और रेफरेंस जब आप रियल वर्ल्ड में उस चीज़ की जो एक्सिस्टेंस है ना उसको रेफर करते हो। लेट्स से द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 2024। अब प्रेसिडेंट वर्ड से आपके माइंड के अंदर एक कंसेप्ट बना हुआ है, द प्रेसिडेंट इज अ हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज योर कंसेप्चुअल मीनिंग। बट इसका रेफरेंस मीनिंग क्या होगा, जो एक्चुअल पर्सन, जो इंडिविजुअल इस टाइम इस यूएस का प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इज इंटेलमेंट। इसमें ये होता है कि एक स्टेटमेंट फॉलो करती है दूसरी स्टेटमेंट को। अगर स्टेटमेंट बी ए से रेफर कर रही है, उसी से रिलेटेड है, तो ये कंडीशन होती है कि अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड एब्सोल्युटली ट्रू होगी। फॉर इंस्टेंस, द स्टेटमेंट ए इज इट्स रेनिंग and the second one is the ground is wet. So if A is true, the B will also be true. Next are semantic features. अब features का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ के attributes, characteristics, उसके features। अब ये ऐसे features होते हैं जो हमें help करते हैं किसी word के meaning को identify करने में by breaking it into the simpler elements. For instance, the word man. अब इसके कौन कौन से सिमेंटिक फीचर्स हैं दैट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। फर्स्ट वन इज ह्यूमन,
Second one is that he is an adult, and third one is he is male. ओके अब इस तरह हम लोग एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. अब जैसे यहाँ पर मैन के साथ अगर वुमन होता तो उसकी दो फीचर्स सेम होते, दैट शी इज़ अ ह्यूमन, शी इज़ एन एडल्ट, बट जो थर्ड वाला फीचर है ये उसमें मिसिंग होता. इन दिस वे द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन बी comprehended by breaking it into the simpler elements. Next are semantic roles, also known as thematic roles, and it refers to the roles that different entities play in a sentence. किसी भी सेंटेंस के अंदर ना डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको रोल प्रोवाइड करना. फॉर इंस्टेंस ही ब्रोक द विंडो. अब इसके अंदर एक है जिसने काम किया, एक है जिस पर काम हुआ, और एक है एक्शन. So semantic roles describe the function of different participants in a sentence, like who is doing the action, who is affected by it, or what is being moved. For instance, Johan kicked the ball. अब इसमें जोहन है एजेंट है, वो डूअर है एक्शन का. बॉल क्या है? इट इज़ अ थीम दैट इज बीइंग अफेक्टेड. ओके, देयर आर कॉमन semantic roles: agent, theme, which is also known as patient, experiencer, instrument, goal, source, recipient, location, beneficiary and stimulus. Agent मैंने पहले भी explain किया, the entity that performs the action in a sentence. For example, John kicked the ball. Now John is the agent. Theme, the entity that is affected by the action. Take first sentence, John kicked the ball. Ball is the theme that is affected by that action or that is undergoing the change. Experiencer, the entity that experiences a state. Mary felt a sharp pain. Now she is the experiencer. Instrument, the entity that is used to carry out the action. He cut bread with a knife. Knife is a tool or the instrument. Goal, the entity that is the destination or end point of the action. Sarah sent a letter to John. Here John is the goal. Source, the entity from which something originates. For example, I received a gift from my friend. Now my friend is the source. Recipient, the entity that receives something in the course of the action. Like Mary gave John a book. John is the recipient. Location, the entity that specifies the place where an action or event occurs. The concert took place at the park. The park is the location. Beneficiary, the entity for whose benefit or disadvantage an action is performed. She baked a cake for her friend. Stimulus, the entity that triggers an emotional or perceptual experience. The loud noise startled him. अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिमेंटिक रोल्स, तो सिमेंटिक रोल्स का मेन फीचर ये है कि ये हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प देते हैं. Even the grammatical structure is changed, sentence will remain the same. For instance, the cat chased the mouse. अब यहाँ पर हमें पता है कि the cat is the agent, action is chasing, and the patient is the mouse who is affected by the action. अब अगर हम इसको rephrase भी कर दें तो the sentence will be the mouse was chased by the cat. Now, despite the change in structure, the semantic role remains the same. अभी भी हमें पता है कि एजेंट क्या है? कैट. एक्शन क्या है? चेसिंग. एंड पेशेंट क्या है? द माउस. सो दीज रोल्स हेल्प अस क्लैरिफाई दैट who is performing the action, who is being affected regardless of the sentence grammatical structure. Next is lexical relations. Okay, if someone asks me कि conceal का मतलब क्या है, तो मैं उसे कहती हूँ hide. और इसी तरह अगर कोई मुझसे पूछता है कि shallow का मतलब क्या है, तो मैं कहती हूँ it is the opposite of deep. ठीक है, तो उस बंदे को बात की समझ आ जाएगी. इसी तरह if someone says me a pine, तो मैं कहती हूँ it is a kind of tree. So it means कि sometimes हम चीज़ों को हम उनको मीनिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जब हम उन चीज़ों का दूसरे चीज़ों के साथ रिलेशनशिप हमें पता हो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल रिलेशन. मीन्स वर्ड्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है. नाउ देयर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ लेक्सिकल रिलेशंस.
फर्स्ट दो तो आप सबको ही पता होंगी. सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड्स that nearly have the same meaning. Antonym means the word with opposite meanings. There are three main types of antonyms. First are gradable antonyms. These are the words with opposite meanings that exist on a spectrum or scale. मतलब इनकी ना डिग्रीज चेंज हो सकती है. जैसे एक चीज़ अगर हॉट है, इफ़ आई से हॉट देन इट कुड बी वेरी, क्वाइट, समवट, उसका स्केल चेंज हो सकता है. ठीक है. लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स होते हैं उसमें कोई दरमियान की स्टेट नहीं होती, उसकी डिग्री वेरी नहीं करती. जैसे डेड है या अलाइव है, इसमें कोई दरमियान की स्टेट नहीं है. कोई चीज़ या तो डेड होगी या वो अलाइव होगी, इसमें डिग्रीज नहीं होती. कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स आर दोज जिसमें कोई दरमियान की स्टेट नहीं है. अगर एक चीज़ नहीं है ना तो वो डेफिनेटली दूसरी है. अगर एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो डेफिनेटली इट इज़ फॉल्स. इफ़ समवन इज़ अलाइव इट मीन्स ही इज़ नॉट डेड. Relational antonyms means words that express a reciprocal relationship. Buy, sell, teacher, student. Next are hyponyms, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दी थी. like if someone asks me what is pine, so I say it is a kind of tree. Likewise if someone says parrot, तो मैं उसे कहूँगी it is a bird. तो ये होता है hyponym. मीन्स वर्ड का ऐसा रिलेशन इन विच द मीनिंग ऑफ वन थिंग इज इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ अनदर थिंग. जैसे डॉग, तो ये किस चीज़ का हाइपोनिम है? एनिमल. अब जो डोमिनेंट कैटेगरी होती है ना, जिससे डिफरेंट वर्ड्स बिलोंग करते होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरनेम. और जो उस क्लास से बिलोंग करने वाले बाकी सारे स्पीशीज़ होते हैं, दे आर कॉल्ड हाइपोनिम्स. लाइक dog, cat, elephant, they are all co-hyponyms, and the category to which they belong, that is animal, that is hypernym. Next is polysemy. इसका मतलब है एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होना. जैसे हेड, अब ये एक बॉडी पार्ट है. इसके अलावा हम लोग हेड किसको कहते हैं? द पर्सन हु इज़ इन चार्ज, या लीडर को. और इसके अलावा एक और हेड का मीनिंग होता है द फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे हेड ऑफ द टेबल. नेक्स्ट आर होमोनिम्स. ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनके या तो प्रोनाउंसिएशन सेम होती है या फिर स्पेलिंग सेम होते हैं, बट मीनिंग उनके डिफरेंट होते हैं. इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स. होमो का मतलब होता है सेम, फोन मीन्स साउंड. तो फोनेटिक्स में पढ़ा था ना, फोन्स मीन साउंड, क्योंकि वो साउंड से रिलेटेड स्टडी होती है, तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हो कि फोन्स का मतलब होता है साउंड. तो ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम हो बट स्पेलिंग डिफरेंट हो, और मीनिंग तो डिफरेंट होगा ही. जैसे कि टू, अब इसमें TO2 है, TOO2 है, TWO2 है. ठीक है. नेक्स्ट आर होमोग्राफ्स. ग्राफ का मतलब होता है देखने में कोई चीज़ सेम हो. ठीक है, मतलब विजुअली सेम हो. इसका मतलब ये है कि इनके ना स्पेलिंग भी सेम होंगे. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है और कुछ में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट नहीं होती. जैसे लीड और लेड, अब ये देखने में सेम है, दे आर होमोग्राफ्स, बट प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल बिट डिफरेंट एंड मीनिंग इज ऑब्वियसली डिफरेंट. प्रोटोटाइप ऐसी वर्ड्स होते हैं जो ना किसी कैटेगरी से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करते हैं. जैसे अगर हम लोग उस बारे में जिक्र करें ना या सोचें तो हमारे माइंड में वही चीज़ें सबसे पहले आती हैं. तो दे आर प्रोटोटाइप्स जो कि बिल्कुल सेंट्रल हों, जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हों उस कैटेगरी के. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से बर्ड, तो आपके माइंड में स्पैरो सबसे पहले आएगी, क्रो सबसे पहले आएगा, पैरट सबसे पहले आएगा. अब हालांकि पेंगुइन और ऑस्ट्रिच भी बर्ड्स हैं, ठीक है, उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट दे आर लेस लाइकली टू अकर बिकॉज दे आर नॉट शेयरिंग ऑल द फीचर्स और ऑल द करेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज मेटोनिमी. इसमें हम लोग एक वर्ड को यूज़ करते हैं बिल्कुल उससे रिलेटेड या क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बताने के लिए. फॉर इंस्टेंस, इन अ सेंटेंस यू रेड हॉलीवुड इज़ ऑब्सेस्ड विद सुपर हीरो मूवीज़. अब इसके अंदर क्या ये हॉलीवुड वर्ड जो है ये उस एक्चुअल लोकेशन की बात कर रहा है? नो, हियर हॉलीवुड इज़ रिप्रेजेंटिंग द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री एज अ होल. तो यहाँ पर उन्होंने वो जो वर्ड लिया हॉलीवुड, दैट इज़ सब्सटीट्यूटेड विद द रियल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज कोलोकेशन. These are the pair of words that are commonly used together and sound natural to native speakers. Like make a decision. अब decision के लिए ना commonly और mainly make word ही use होता है. इसके लिए ये नहीं होता कि do a decision. ठीक है,
तो कोलोकेशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ना आप फ्रीक्वेंटली एक साथ ही देखते हो। स्ट्रॉन्ग टी इंस्टेड ऑफ पावरफुल टी। अब टी के लिए आप स्ट्रॉन्ग वर्ड ही यूज़ करते हो, हालांकि स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव है, पावरफुल भी एडजेक्टिव है, ठीक है, ये इस नाउन के साथ लग सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली या जो नेटिव्स यूज़ करते हैं दैट इज़ स्ट्रॉन्ग टी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो प्रैग्मेटिक्स पे होगी, इसी तरह इन डिटेल हम लोग उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर सिंटेक्स पर था और उससे पहले मॉर्फोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स अगर आपने नहीं सुने तो आई विल एम्बेड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक।